चैप्टर 14 के टॉपिक मिनरल रिचेज इन सॉइल के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सॉइल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है किसी भी एरिया के लिए, जो ये डिसाइड करता है कि उस एरिया की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी। और डाइवर्सिटी क्या है कि वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सॉइल क्या होती है और ये कैसे बनती है। अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, और उसी के अंदर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को कैसे अवेलेबल होते हैं, जैसे अर्थ की क्रस्ट से जो मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, तो वो प्लांट की बॉडी में आ जाते हैं। और जब एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते हैं तो फिर वो उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि अर्थ की क्रस्ट एक मेन रिसोर्स हो गई न्यूट्रिएंट का डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के लिए। लेकिन अगर ये मिनरल्स रॉक्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, ह्यूज रॉक्स के अंदर बाउंडेड हैं, तो फिर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इनको नहीं ले सकता। ना तो इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते और ना फिर ये ट्रांसफ़र हो सकता है एनिमल्स में। तो अब इन रॉक्स के जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर कैसे आते हैं ये समझिए आप। देखो, समय के साथ साथ बहुत लंबा टाइम जब गुजर जाए, 1000 ईयर या मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएं, तो जो रॉक की सरफेस होती है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से, जैसे कोई फिजिकल रीज़न भी हो सकता है, या केमिकल रीज़न भी हो सकता है, या बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है, उसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो उनका ब्रेक डाउन होता है। और उनके ब्रेक डाउन होने पर जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो मिनरल्स कहाँ पर आ जाते हैं फिर, सॉइल के अंदर। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रॉक्स को ब्रेक डाउन करके सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है सन। अब सन कैसे जो है हेल्प करता है सॉइल फॉर्मेशन में। देखो, जब सनलाइट पड़ती है रॉक्स की सरफेस पर दिन के टाइम पर, तो वो क्या हो जाती है, उसकी जो सरफेस है वो एक्सपेंड हो जाती है। और रात के टाइम पर वो रॉक्स जब ठंडी होती हैं तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि रॉक्स के सभी पार्ट्स पर जो सनलाइट की फॉलिंग है वो एक जैसी नहीं हो सकती। इसकी वजह से क्या होगा कि सभी पार्ट्स जो हैं रॉक्स के वो एक जैसा एक्सपेंड नहीं होंगे और एक जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे एक ही रेट पर। जिसकी वजह से क्या होगा कि उन रॉक्स के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स बनने शुरू हो जाएंगे, और उन क्रैक्स में क्या होगा, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो ये फिर सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब सेकेंड फैक्टर है वाटर। अब वाटर किस तरीके से हेल्प करता है सॉइल फॉर्मेशन में ये देखेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि रॉक्स के अंदर सन की वजह से, अनइवन हीटिंग होने की वजह से, कि सन लाइट जब रॉक्स पे पड़ी तो रॉक्स की अनइवन हीटिंग हुई, तो उसकी वजह से रॉक्स के अंदर क्रैक बन गए। तो जब क्या होता है कि पानी जब इन क्रैक्स के अंदर जाता है तो फिर क्या हो जाएगा कि जब ठंड पड़ेगी, ठंडा टेम्परेचर होगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये वाटर फ्रीज हो जाएगा उन्हीं क्रैक्स के अंदर। और फिर क्या करेगा, प्रेशर बिल्डअप करेगा, जिसकी वजह से वो जो क्रैक्स हैं वो वाइडन अप हो जाएंगी, थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी। तो और दूसरी चीज़ कैसे, एक तो इसने इस तरीके से क्या कर दिया कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर दी, और दूसरा ये क्या करता है कि जब हार्ड रॉक्स के ऊपर लगातार पानी बहता रहे बहुत लंबे टाइम तक, तो क्या होता है, उस फास्ट फ्लोइंग वाटर के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स या बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो किस में आ जाते हैं, वो पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। तो इसके अलावा रॉक्स जो हैं वो एक दूसरे को रब भी करती हैं, तो उस एब्रेशन की वजह से भी क्या होती है, वेदरिंग हो जाती है रॉक्स की और छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो अब क्या होगा कि वाटर इन सभी पार्टिकल्स को लेकर जाएगा और रास्ते में कहीं पर भी इसको डिपॉजिट कर देगा। तो जगह जगह पर क्या हो जाएगा, फिर सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा उस पेरेंट रॉक की वजह से, और उसके जो भी मिनरल्स हैं वो उस जगह पर आ जाएंगे। अब थर्ड फैक्टर आता है विंड। विंड किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो देखो, जैसे हमने बताया ना कि तेज पानी बहने की वजह से रॉक्स के पार्टिकल्स की आपस में एब्रेशन होती है, रगड़ लगती है, उसी तरीके से विंड भी यही काम करेगा कि जब तेज हवा चलेगी तो उससे क्या होगा कि रॉक्स के पार्टिकल्स आपस में रगड़ खाएंगे और रॉक्स की वियरिंग होने लगेगी।
और बहुत तेज़ हवा चलने पर रॉक्स क्या हो जाएंगे, इरोड होने शुरू हो जाएंगे और फिर वो पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे, जैसे कि पानी लेके जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने हेल्प कर दी। अब लास्ट फैक्टर आता है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर, कि किसी भी जगह के पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि रॉक्स पर उगने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लाइकेन्स होते हैं। तो जब ये रॉक्स की सरफेस पर उगते हैं, पहली बात तो ये कि लाइकेन्स होते क्या हैं। तो लाइकेन्स में क्या होगा कि एल्गी और फंगी मिलकर उगेंगे और सॉइल की सरफेस पर वो उग रहे हैं। तो जहाँ पर भी वो उगेंगे हमें पता है कि जो फंगी होते हैं उनके पास क्या पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाती हैं। तो जब वो उन एंजाइम्स को रॉक्स की सरफेस पर छोड़ते हैं तो जो रॉक सरफेस है वो पाउडरी फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है और एक सॉइल की एक थिन लेयर जो है उन रॉक्स पर बन जाती है। धीरे धीरे करके पहले तो लाइकेन्स उगते हैं किसी भी रॉक के ऊपर, लेकिन उसके बाद जब वो पाउडरी फॉर्म में थोड़ी सी सॉइल डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर मॉस जैसे प्लांट्स भी उगना शुरू हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे करके अब मॉस क्या होगा कि अपनी जो रूट्स जैसे स्ट्रक्चर हैं वो उस सॉइल के अंदर बाइंड करेंगे। तो इससे वो जो वेदरिंग है रॉक्स की या रॉक्स का जो टूटना है वो स्पीड अप हो जाता है। धीरे धीरे करके बड़े प्लांट्स की रूट्स भी जो हैं उन क्रैक्स में जा सकती हैं। फिर ये धीरे धीरे करके जब रूट्स बड़ी होंगी, प्लांट बड़ा होगा, तो फिर ये क्रैक्स पर भी क्या डालेगा, फोर्स डालेगा और धीरे धीरे करके ये जो रॉक्स हैं वो टूटनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका हो गया मिनरल रिचेज इन सॉइल। आज हम इतना ही कराएंगे, बाकी का टॉपिक आपका कल कवर करेंगे।